कंटेंट सिलेक्शन की। जब भी हम निसाब बनाते हैं तो कंटेंट हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? जाहिर सी बात है, निसाब के अंदर क्या चीज़ होती है, कंटेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है, तो इसको कैसे हम सिलेक्ट करते हैं? तो ये कंटेंट सिलेक्शन या सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन कोई हैपहैज़र्ड एक्टिविटी नहीं है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कि जो चीज़ हमने बच्चों को पढ़ानी है उसका इंतखाब हम कैसे करते हैं। तो ये मैं आमतौर पे कहा करता हूँ कि ये हैपहैज़र्ड एक्टिविटी नहीं है कि हम लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ जो भी हमें मौजू और टॉपिक्स और कोई कंटेंट्स मिले तो उसको हम जो है वो निसाब का या किताब का या करिकुलम का हिस्सा बना दें, ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ वेरी लॉजिकल, देयर इज वेरी लॉजिकल सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट्स। कंटेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अच्छा जी, तो सब्जेक्ट मैटर हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम सिलेक्ट करते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करने के, ये कंटेंट को सिलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरिया हैं कि हम कौन से मौज़ूआत, कौन सा मटेरियल, कौन से कंटेंट्स, कौन सा सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। ऐसे कंटेंट सिलेक्ट करते हैं जो सिग्निफिकेंट हो। किसके लिए सिग्निफिकेंट हो? फॉर द सब्जेक्ट। इट डील्स विद हाउ असेंशियल द मटेरियल इज टू द सब्जेक्ट। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। बायोलॉजी का सब्जेक्ट है तो आप मैट्रिक के लेवल पे देखते हैं, उसके अंदर माइटोसिस मियोसिस के जो हैं वो दो मौजूआत हैं और बड़े मुश्किल हैं। लेकिन हम इसलिए पढ़ाते हैं कि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस, आगे आपको सेल डिवीजन का नहीं पता चलेगा। सेल के अंदर जो है मजीद जो है जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके कंटेंट्स इनका नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो है सब्जेक्ट के लिए चूंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, इसको हम पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो मौजूआत जो है वो सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम निसाब का हिस्सा बनाते हैं। दूसरी बात क्या है? वैलिडिटी। दिस क्राइटेरिया डील्स विद हाउ एक्यूरेट आर ट्रू द मटेरियल इज। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ये जो मटेरियल है ये एक्यूरेट है या नहीं। अगर एक्यूरेट होगा तो हम उसको हिस्सा बनाएंगे निसाब का, अदरवाइज उसको हिस्सा नहीं बनाएंगे। सोशल रेलेवेंस, ये कल सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के हवाले से भी हमने बात की थी। इट डील्स विद वेदर द मटेरियल इज whether the material is worthwhile to the society। ये इसकी सोशल रेलेवेंस है। इस जो भी हम चीज़ शामिल कर रहे हैं, अगर सोशल रेलेवेंस यानी माशरती मुताबिकत उस मटेरियल की होगी तो उसको हम निसाब में निसाब का हिस्सा बनाएंगे, वरना आपको पता है कि सोसाइटी रिएक्ट करती है। चौथा जो इसके अंदर जो है क्राइटेरिया है, इट डील्स विद यूटिलिटी है। इट डील्स विद हाउ यूजफुल द कंटेंट इज टू एडल्ट फंक्शनिंग। कि ये जो हम टॉपिक्स या मौजूआत या कंटेंट निसाब का हिस्सा बना रहे हैं या सब्जेक्ट का हिस्सा बना रहे हैं, ये उसकी एडल्ट लाइफ के लिए पढ़ने के बाद जो है वो किस तरह जो है इसके ये जो कंटेंट्स हैं ये क्या स्किल्स उसके अंदर पैदा करें ताकि आने वाली लाइफ में ये उसके लिए फ़ायदेमंद हों। तो यूटिलिटी का ताल्लुक जो है वो किस चीज़ से है कि आने वाले दिनों में ये कंटेंट्स किस तरह उसके रोजगार में उसको मदद दे सकते हैं। फिर है लर्नेबिलिटी। इट डील्स विद वेदर द कंटेंट्स आर इजी टू लर्न। देखें ऐसे मौजूआत, जाहिर सी बात है बच्चों के जहनी मेयार के मुताबिक हम मौजूआत का इंतखाब करते हैं, तो लर्नेबिलिटी के क्या ये बच्चे ये मौजू समझ भी सकते हैं या नहीं, इसको भी देखा जाता है। और आखिरी बात जो है इंटरेस्ट का क्राइटेरिया। इट डील्स विद वेदर मटेरियल इज ऑफ इंट्रिंसिक इंटरेस्ट टू द लर्नर। इससे उनके अंदर कोई खुशी या इंटरेस्ट पैदा होती है ये जो भी मौजूआत हैं इनको पढ़ने के बाद। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं फॉर दी, ये क्राइटेरियाज हैं, आगे मेथड्स भी आएंगे। ये क्राइटेरिया हैं कि इन क्राइटेरिया के ऊपर परख कर हम कंटेंट्स का इंतखाब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी मेथड्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। सिंपल सी बातें हैं इसमें। द जजमेंटल प्रोसीजर, नंबर 1 इज द जजमेंटल प्रोसीजर।
कंटेंट को सेलेक्ट किया जाता है ऑन द जजमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपर्स। ठीक हो गया? जजमेंट क्या है कि अगर तो एक्सपर्ट समझें कि ये कंटेंट्स में अच्छे हैं तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। अगर करिकुलम डेवलपर्स ये समझते हैं, ये एक्सपर्ट्स, करिकुलम के एक्सपर्ट ये समझते हैं कि ये कंटेंट्स अच्छे नहीं हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दिस इज जजमेंटल प्रोसीजर। जजमेंट ऑन द बेस contents are selected on the basis of the judgment of the experts, curriculum experts। तो वो अगर समझेंगे कि जी ये कंटेंट्स जो हैं वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हैं तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है तो दिस इज टोटली अपॉन द जजमेंट ऑफ द करिकुलम डेवलपर्स। इसी को हम जजमेंटल प्रोसीजर कहते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। इसके अंदर कुछ कंटेंट्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। हम कहते हैं ये इंटरेस्ट, ये इन मौजूआत के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, यूटिलिटी भी है, एक्यूरेट भी हैं। तो ये हमने कुछ क्राइटेरियाज को सामने रख के कुछ कंटेंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और इसको निसाब का हिस्सा भी बना दिया। लेकिन इसको जो है हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है कि हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू गुजारेंगे कि अगर ये तजर्बाती तौर पे ये कंटेंट्स अच्छे साबित हुए तो हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे, और अगर अच्छे साबित नहीं होंगे तो हम इनको अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, ट्राई आउट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज डन। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कोई निसाब बनाया जाता है तो उसको पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उसको चंद अदारों में पढ़ाया जाता है और उसकी फील्ड टेस्टिंग की जाती है कि क्या ये कंटेंट्स अच्छे हैं, स्टूडेंट की इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, बच्चों के जहनी मेयार के मुताबिक हैं। तो वहाँ पे इनको बच्चों के रिजल्ट्स देखे जाते हैं और फिर जो है इन कंटेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर पूरे पंजाब या पाकिस्तान में लागू किया जाता है। अच्छा जी, इसमें देखा क्या जाता है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट मैटर अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। मैंने पहले बात की है कि कुछ क्राइटेरिया की बुनियाद पे कुछ कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड दैट द सिलेक्टेड कंटेंट मैटर मीट्स द क्राइटेरिया। क्या ये हाइपोथेसिस हम बनाते हैं कि ये इंटरेस्ट के क्राइटेरिया को पूरा करता है या वैलिडिटी के क्राइटेरिया को पूरा करता है, ये हमने हाइपोथेसिस बना लिया। फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैंने बताया कि स्टूडेंट से हम पूछ लेते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है ये कंटेंट्स के, ये अच्छे हैं अच्छे नहीं हैं, रिजल्ट्स भी देखा जाता है। उसकी बुनियाद पे हम करिकुलम जो है वो फाइनल करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था कि कंटेंट्स को पढ़ा के एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि बच्चों के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, उनके जहनी सतह के मुताबिक है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन देयर इज एनालिटिकल प्रोसीजर। The analytical procedure is one of the most widely known method of the content selection। कंटेंट सिलेक्शन का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो तरीका है वो एनालिटिकल प्रोसीजर है जी। अच्छा जी, इसमें करते क्या, इट हैज बीन क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द क्राइटेरियन ऑफ यूटिलिटी, और इसके अंदर क्राइटेरिया ऑफ यूटिलिटी का इस्तेमाल होता है कि क्या ये जो हैं कंटेंट्स जो हैं ये तालिब इल्म के लिए फायदेमंद हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो है हम कुछ चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, जिनके लिए भी हम फॉर एग्जांपल हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई निसाब बना रहे हैं, तो हम किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि इस प्रोसेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटी एनालिसिस कि एक्टिविटी क्या है इसके अंदर, टीचर कैसे पढ़ाता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, तो उन्हें एक्टिविटीज़ का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, जॉब एनालिसिस, टीचर्स की जॉब का एनालिसिस किया जाता है कि उनकी जॉब की डिमांड क्या है, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसको भी एनालाइज किया जाता है। और फिर ये देखा जाता है कौन से नॉलेज और स्किल्स जो है उनके लिए सही रहेंगे। एनालिसिस ऑफ यूजफुल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। मैंने अभी मिसाल दी है कि हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उसको जो है उसका कंटेंट जो है उसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम एनालाइज करेंगे, एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे, जॉब को एनालाइज करेंगे, और जो हमने उनको नॉलेज और स्किल्स देनी है
कि कौन कौन सा नॉलेज और स्किल्स उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसको एनालाइज किया जाता है। और उसके बाद जो है हम कंटेंट का इंतखाब करते हैं ये सारी चीज़ें देख के, ठीक है। और फिर कैसे इंतखाब करते हैं हम, जो भी उस फील्ड के लोग होते हैं उनसे हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, सवालनामे के ज़रिए उनसे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उनसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके पढ़ाने की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से उनको मेथड्स आने चाहिए, कौन सी उनको टेक्निक्स आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के उनकी जॉब का एनालिसिस करते हुए, उनकी एक्टिविटीज़ का एनालिसिस करते हुए, और जो हमने इल्म उनको देना है, स्किल्स देने हैं, उनका एनालिसिस करते हुए, और उसके साथ साथ ये एनालिसिस जो है कैसे करना है, थ्रू इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट है इनका इस्तेमाल करते हुए हमने एनालिसिस करना है, और किसका कंटेंट्स का, कि कौन से कंटेंट्स मुफीद हैं और कौन से कंटेंट्स मुफीद नहीं, उसकी बुनियाद पे हमने सिलेक्शन करनी है। इसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर कंटेंट सिलेक्शन। अच्छा जी, इसके बाद है जी कंसेंसुअल प्रोसीजर। हाँ जी, कंसेंसस किसे कहते हैं, कंसेंसस कहते हैं जिसपे सबका इत्तफाक हो, ठीक है। कंसेंसस किसे कहते हैं, जिसपे सबका इत्तफाक हो। तो जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो जिन कंटेंट्स के ऊपर उनका इंतखाब हो जाए, जो मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, अगर हमने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई सिलेबस बनाना है, करिकुलम बनाना है, तो टीचर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सोसाइटी हैं, इसके अफराद जो है जिन कंटेंट्स के ऊपर राजी होंगे, उनको हम मुत्तफिक होंगे, उनको हम निसाब का हिस्सा बना लेंगे। इसको हम कंसेंसुअल प्रोसीजर कहते हैं, जिस पर सबका इत्तफाक हो जाए, ठीक है ना, तमाम स्टेक होल्डर्स का इंतखाब हो, मुत्तफिक हो जाए जिस कंटेंट के ऊपर, उसका हम इंतखाब कर लेते हैं। और इसी को हमने कहा है कि ये क्या है, कंटेंट, ये कंसेंसुअल मेथड ऑफ कंटेंट सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। पहले हमने क्राइटेरियाज पढ़े थे जी, क्राइटेरियाज पढ़े थे हमने, और उसके बाद मेथड्स की बात की है, ठीक है ना, कंटेंट सिलेक्शन के। अब एक और टॉपिक है, दैट इज कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि हमने कंटेंट्स का इंतखाब तो कर लिया कि हमने ये भी पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है और ये पढ़ाना है। अब इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, दूसरा फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, फिर कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। इसको हम कहते हैं दिस इज कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। The organization of the content may be defined as those principles responsible for ordering and arranging content into systematic categories for the purpose of facilitating learning. अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे तरीके से लर्न करें, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, फ्रॉम नोन टू नो, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, और फ्रॉम पार्ट्स टू होल। तो ये दीज आर द प्रिंसिपल्स। तो हमने अब कंटेंट्स को, पहले हमने बात की थी कि हमने क्या करना है, पहले हमने कंटेंट को सिलेक्ट किया है कि ये पढ़ाना है हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है और उसको किताब की शक्ल देनी है। तो पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बेसिकली दो प्रिंसिपल्स हैं जी मेजर, और ये दो प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्कोप एंड सीक्वेंस। स्कोप ये देखिए बेसिकली ये क्या है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं इसमें दो चीजें जो हैं वो डिलीट कर रहा हूं ऐसे खाम स्कोप भी और एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है, और सीक्वेंस भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है। दो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं फॉर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप एंड सीक्वेंस। स्कोप को आप हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं जी। क्या कह सकते हैं, स्कोप को हॉरिजॉन्टल,
हाँ जी, स्कोप को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और सीक्वेंस को हम कहते हैं, हाँ जी बताएंगे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही तो कैसे बताएंगे? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, कौन से दो प्रिंसिपल्स हैं? स्कोप और इसको क्या कहते हैं हम? हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। और जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, आज ऑफिशियली मैंने एक मीटिंग अटेंड की जूम के ऊपर। लाहौर से की गई थी मीटिंग। तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि शायद जो है ना इश्यूज आते होंगे। तो आमतौर पे हम इसको रिकॉर्ड भी करते हैं ताकि आप दोबारा भी सुन सकें। तो मैंने भी आज जूम पे जो मीटिंग अटेंड की है वो भी एक प्रेजेंटेशन थी ट्रेनिंग के हवाले से। ये कोरोना और एंटी डेंगू के हवाले से थी जी। तो वो आवाज़ बड़ी कट के आ रही थी। तो मैं फिर मुझे एहसास हुआ कि पॉसिबल है कि आप लोगों के साथ भी इशू होता हो। तो इसका दूसरा अल्टरनेट ये है कि हम इसको, आपको पता है कि ग्रुप के अंदर जो है शेयर करते हैं। और शेयरिंग, और थोड़ा सा जी मेरा जो फैसिलिटेटर हैं वो लाहौर गए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये खुद ही ये जूम की एप्लीकेशन और ये सारा कुछ किया है। तो टेस्ट में भी थोड़ा सा इशू है, एक आधे दिन का इशू होगा। उसके बाद जो है मेरे फैसिलिटेटर लाहौर से आ जाएंगे तो ये इंशाल्लाह हर चीज़ स्मूथली हो जाएगी और खासकर आपका टेस्ट बड़ा स्मूथली हो जाएगा। तो वो टेस्ट अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका टाइम खत्म है, लेकिन वो पड़ा हुआ है, उसको आप खोल तो सकते हैं। तो उस पर आप प्रैक्टिस कर लें और बाकी साथियों से भी शेयर कर लें कि किस तरीके से इसको करना है। मैंने दोबारा भी ग्रुप के अंदर जो है उसकी कोई वीडियो शीडियो मेरे ख्याल में आई है या इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, उसको दोबारा देख लें। तो इंशाल्लाह ये एक दो रोज में आप यूज टू हो जाएंगे, एक्सपर्टीज आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह टेस्ट आपका बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे स्कोप एंड सीक्वेंस के ऊपर। हमने आप चलें मैं ये भी बात करता चलूँ, हमने 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं और सारी वीडियोस हमारे पास महफूज हैं। एक आधी दरमियान में मिस हुई है, तो वो सारी आपको अवेलेबल होंगी, आप किसी भी टाइम दोबारा भी देख सकते हैं। और 4 सब्जेक्ट्स का ख़त्म हो जाना, 1-2 साइकोलॉजी और फिलॉसफी बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो आप हमने अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से भी काम की है और टू द पॉइंट बात की है, कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो हमने डिस्कस ना की हो। तो फिर जैसे ये मुकम्मल होता है तो फिर इंशाल्लाह जो आपके मौज़ूआत जिसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, जो आप कहेंगे कि जी ये थोड़ा सा मज़ीद पढ़ा दें, तो वो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो है ना, जो आज मैं आपके क्वेश्चन से या जो ग्रुप के अंदर आप करते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव की तरफ चले जाया करें। बुक्स के अंदर सब्जेक्टिव मटेरियल मौजूद होता है, उसको भी देखें। उसको देखेंगे तो ये जो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज मैंने 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो लिख के तो मैंने पिक्स उसकी ग्रुप में डाली, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, टेस्ट के हवाले से मैंने पहले बता दूं कि टेस्ट जो है ना वो अभी पड़ा हुआ है, आज का टेस्ट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मैंने बताया फैसिलिटेटर नहीं है मेरे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह कल से या परसों से वो रेगुलर शुरू हो जाएंगे। तो आपने, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि आपने मजीद कितने एमसीक्यूज करने हैं, तो फिर जितने भी एमसीक्यूज मैं कहूँगा उसकी आप तैयारी करेंगे और सबका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कोप की बात की है। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं उफकी, ये टेबल की सतह के साथ साथ जो चलता है ना, तो ये उफकी है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल का देख लीजिएगा क्या मीनिंग है। उफकी, हम उर्दू में इसको उफकी कहते हैं। अगर टेबल के ऊपर मैंने अगर हाथ रखा हुआ है तो उसकी सतह के साथ साथ मैं हाथ को आगे लेके जाता हूं तो ये उफकी सतह है उसकी, ठीक है। और अगर नीचे से ऊपर लेके आऊंगा तो ये वर्टिकल होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जो है सतह के साथ साथ, और अगर नीचे से जो उसकी है
हाइट उसके हिसाब से नीचे से ऊपर की तरफ आऊंगा तो ये क्या है, ये वर्टिकल है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि ये क्या है स्कोप जिसको कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, और सीक्वेंस जिसको कह रहे हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है क्या? तो बड़ी सिंपल सी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि एक ही क्लास में, फॉर एग्जांपल 5th क्लास की बात कर लेते हैं। 5th क्लास में एक साल में आप जो भी मौजूआत पढ़ते हैं वो जाहिर सी बात है किताब में ऑर्गेनाइज किए हुए हैं ना, कि आपने पहला ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, तीसरा ये पढ़ना है, चौथा ये पढ़ना है। तो ये जो तरतीब है कि एक साल के अंदर आपने कौन से मौजूआत पढ़ने हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज स्कोप और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही है, उफ़क़ी तौर पे चलते हैं। तो एक साल में जो मौजूआत आप पढ़ते हैं, जिस तरतीब के साथ पढ़ते हैं और जिस डेप्थ के साथ पढ़ते हैं, उसको हम स्कोप कहते हैं। अच्छा, the term scope refers to the breadth and depth of the content to be studied in the curriculum at any one time. At any one time का मतलब ये है कि एक साल के दौरान, ठीक है, या जो भी कोर्स की ड्यूरेशन है उसमें जो आप पढ़ते हैं कंटेंट्स, उनकी डेप्थ भी और उनकी अच्छा ब्रेड्थ से मुराद ये है कि एक के बाद दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, या उसके सब टॉपिक कौन से आते जाएंगे, ये ब्रेड्थ है। और डेप्थ क्या है कि उसके अंदर नॉलेज का लेवल कितना होगा, दिस इज द डेप्थ। तो एक साल में जो भी मौजूआत की तरतीब होगी आपकी, उसमें ब्रेड्थ भी है, डेप्थ भी है, उसको हम जी स्कोप कहते हैं, ठीक है। Then sequence क्या हुआ? Sequence is defined as the order in which content is presented to the learner over time. Over time से मुराद ये है कि ओवर टाइम से मुराद ये है कि आप, मैं मिसाल देता हूँ आपको। 5th क्लास में साइंस का टॉपिक है लिविंग थिंग्स, 5th क्लास में, 6th क्लास में भी लिविंग थिंग्स, 7th क्लास में भी लिविंग थिंग्स। तो ये ओवर टाइम जो कंटेंट्स को हम तरतीब देते हैं कि 6th क्लास में अगर हमने लिविंग थिंग्स का टॉपिक दिया है तो उसकी ब्रेड्थ डेप्थ क्या होगी, और 6th क्लास में कितनी ब्रेड्थ डेप्थ होगी, और 7th क्लास में। तो ये ओवर टाइम जो है वो क्या है, कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि ये और टॉपिक जो है 6ठी में होगा तो इतना होगा, 7वीं में होगा तो इतना होगा, 8वीं में तो होगा इतना होगा। तो इसी को हम सीक्वेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट कहते हैं। सीक्वेंस, या इसको क्या कहते हैं जी, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने वर्टिकल का मतलब क्या है, अमूदी, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो 5वीं में जो मौजूआत पढ़े हैं वो उसका लेवल क्या था, 6ठी में भी वही पढ़ रहे हैं, उनका लेवल कितना होना चाहिए, और ये भी तो हम तरतीब लगा रहे हैं ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, सीक्वेंस या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, इसमें वैसे तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, इसमें जो है 1-2 और बातें की जाती, इंटेग्रेशन की बात भी की जाती है। इंटेग्रेशन के मौजूआत का आपस में जो है रब्त क्या है, ठीक है ना, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है कि कौन से मौजूआत जो हैं वो इंटेग्रेटेड हैं दूसरे के साथ। अगर पहले ये, अगर इलेक्ट्रिसिटी और जो है मैग्नेटिज्म में जो है इनका रिलेशन क्या रहेगा, किसको पहले पढ़ाना है, किसको बाद में पढ़ाना है, तो इस ये मरबूत मौजूआत हैं कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। तो इस प्रिंसिपल को भी मद्देनजर रखा जाता है, जिसको हम इंटेग्रेशन कहते हैं। फिर एक और प्रिंसिपल है जिसको हम कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ये नहीं होता कि हमने एक चीज पढ़ा दी और खत्म कर दिया, दूसरी चीज भी पढ़ा दी और फिर कभी पढ़ाई ही नहीं। अब मैंने जो पहले मिसाल दी थी कि 5th क्लास के अंदर भी हम लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं, 6th में भी, 7th में भी। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। जो मौजूआत हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं और उनको उनके अंदर कॉन्टिन्यूटी है, तसलसल है, तसलसल के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गई जी बात। आगे चलते हैं जी, करिकुलम इवैल्यूएशन। करिकुलम इवैल्यूएशन वही है जो हम आमतौर पे इवैल्यूएशन या असेसमेंट की बात करते हैं, इसको करिकुलम असेसमेंट भी कहते हैं जी। कि निसाब कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना
कि निसाब जो है वो अच्छा है या नहीं अच्छा, तो उसके लिए टीचर से पूछना, स्टूडेंट से पूछना और नताइज को देखना, रिजल्ट्स को देखना, ये क्या है, ये इवैल्यूएशन है या असेसमेंट है। तो अगेन करिकुलम की इवैल्यूएशन की बात करें तो करिकुलम की इवैल्यूएशन भी दो तरीकों उसके भी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और दूसरे को कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। दोनों का कॉन्सेप्ट वही है जो असेसमेंट में हमने बात की थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। अगर हम निसाब को पढ़ा रहे हैं और साथ साथ इसको देख रहे हैं कि जी इसमें क्या कमी कोताही है, सॉरी निसाब को डेवलप कर रहे हैं, निसाब को डेवलप कर रहे हैं और साथ साथ देख रहे हैं कि जी इसमें क्या कमी कोताही है, तो दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और अगर हम करिकुलम डेवलप करने के बाद इनको स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को 2-4 साल के में, और फिर 2-4 साल के बाद जो है इवेल्युएट करते हैं जी कि जो हमने निसाब बनाया क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा और इसमें क्या कमी कोताही है, तो ये समेटिव इवेल्युएशन है। ठीक है ना, तो ये करिकुलम इवेल्युएशन के हवाले से एक दो बातें थी जी। अच्छा जी, पैटर्न्स ऑफ करिकुलम, इसको टाइप्स ऑफ करिकुलम भी कहते हैं जी। जैसे हम कहते हैं जी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम या टीचर सेंटर्ड करिकुलम, तो ये जो है पैटर्न्स कहलाते हैं बुनियादी तौर पर करिकुलम के, लेकिन आम जुबान में इनको टाइप्स ऑफ करिकुलम भी कहते हैं। तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या है, जिसके अंदर फोकस एक्टिविटीज के ऊपर होगा, निसाब पढ़ाया जाएगा थ्रू एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा इसको एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जा सकता है ना, लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि इसमें जो है अगर हम कहेंगे फोकस जो है एक्टिविटी के ऊपर है तो सिंपल सी बात है ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम कहलाएगा, और अगर हम कहेंगे फोकस बच्चे के ऊपर है तो इसको हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं, लेकिन दोनों की जो खसूसियात हैं वो एक ही हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं जी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। कंटेंट्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तभी तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट के ऊपर फोकस हो रहा है या एक्टिविटी के ऊपर फोकस हो रहा है। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एक्टिविटीज एंड कॉमन लर्निंग। बच्चों की जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उसकी बुनियाद पे कॉमन एक्टिविटीज और कॉमन लर्निंग का एहतमाम किया जाता है। देयर इज प्रिपरेशन बट नो प्री प्लानिंग। पहले से ही निसाब नहीं बना लिया जाता, लेकिन प्रिपरेशन की जाती है। बच्चे आते हैं स्कूल में, उनकी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर जो है निसाब बनाया जाता है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कोऑपरेटिवली प्लान, स्टूडेंट्स टीचर मिलकर जो है ये निसाब बनाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डोमिनेंट मेथड, इसके अंदर जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक्टिविटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी एक्टिविटी होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसके अंदर स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज कराई जाती हैं। नो नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, तो इसमें चूंकि सारा बेस ही एक्टिविटीज के ऊपर कर रहा होता है कि बच्चों को एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाना है, तो फिर को करिकुलर एक्टिविटीज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती। स्पेशल सब्जेक्ट्स फॉर स्पेशल नीड्स, बच्चों की अगर कोई स्पेशल नीड्स हैं तो उसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। टीचर ट्रेनिंग इज नीडेड, क्योंकि बच्चों ने एक्टिविटी के जरिए पढ़ाना है, बच्चों को एक्टिविटी के जरिए पढ़ाना है, तो अगर उनको एक्टिविटी मेथड का पता होगा, उनको बच्चों के इंटरेस्ट का पता होगा, तो उसी सूरत में टीचर्स पढ़ा सकेंगे। इसी को हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, इट नीड्स फ्लेक्सिबल रूम, बड़े रूम्स हों, प्ले ग्राउंड्स हों, बिल्डिंग्स, ताकि बच्चों ने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो कमरे बड़े होंगे तो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। अच्छा, क्लासरूम रीड मटेरियल्स फॉर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए मटेरियल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर विजिट्स पे जाना है, ऑब्जर्वेशन करनी है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। नो रिजिडिटी इन प्लानिंग, प्लानिंग में सख्ती नहीं है, बच्चों की इंटरेस्ट उनके, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों ने विजिट किया है किसी जगह को, दूसरे दिन भी उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आई, हमने दोबारा विजिट करना है, तो जाहिर सी बात है कुछ कंटेंट्स फिर टाइम ज्यादा स्पेंड हो रहा है तो मे भी कुछ कंटेंट्स जो हैं वो आपको निकालने पड़े। तो रिजिडिटी नहीं है इसमें, प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरिट्स, ड्यू टू परफॉर्मिंग एक्टिविटीज स्टूडेंट बिकम कॉन्फिडेंट, बच्चों के अंदर चूंकि बच्चे परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। स्टूडेंट गेट ड्यूरेबल नॉलेज, लर्निंग इज इफेक्टिव, बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग होती है।
अच्छा, स्टूडेंट्स एंड टीचर वर्क कोऑपरेटिवली, इकट्ठे काम करते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्ट लेवल, बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक होती है, उनके जहनी मियार के मुताबिक होती है। एजुकेशन स्टूडेंट्स लर्न स्किल्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, बच्चे चूंकि एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए वो तैयार होते हैं। इट इज इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, और ये नई ऑर्गेनाइजेशन है करिकुलम की। जी, डीमेरिट्स इसके क्या हैं? हाँ जी, एक्सपेंसिव मेथड है ड्यू टू कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सा पैसा एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए चाहिए, चीजें खरीदने के लिए चाहिए। सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज इज डिफिकल्ट, और इतनी सारी एक्टिविटीज का इंतखाब ये भी मुश्किल सा ही काम है। नो कॉन्टिन्यूटी इन एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक्सपीरियंस आ जाता है। स्टूडेंट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। फोकस इज ऑन एक्टिविटीज रेदर देन सब्जेक्ट, फोकस जो है एक्टिविटीज के ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा नहीं होता। सोशल वैल्यूज आर इग्नोर्ड, सोशल वैल्यूज आर इग्नोर्ड, सोशल वैल्यूज को, ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आ गई है। सोशल वैल्यूज का ख्याल रखा जाता है, इग्नोर नहीं होती यहाँ पे। सोशल वैल्यूज आर डेवलप्ड, आप कह सकते हैं। बच्चे एक्टिविटीज में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो सोशल वैल्यूज जो हैं वो डेवलप होती हैं। ये तो हमने बात की जी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, एक ही इनकी खसूसियात है। अब जी आगे चलते हैं जी, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के हम बात करते हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में किस चीज के ऊपर फोकस है? सब्जेक्ट के ऊपर है। अच्छा जी, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी एक ही बात है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो टीचर भी किस चीज पे फोकस करता है? सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। और जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसमें तो वैसे ही हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाता, उनके में भी जहनी मियार का भी ख्याल न रखा जाता, जहनी लेवल। यहाँ हम देखते हैं कि स्टूडेंट के ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो है कौन से मौजूआत होने चाहिए। अब हमने स्टूडेंट्स को नहीं देख रहे हैं, हम किस चीज़ को देख रहे हैं? हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट को समझ आता है या नहीं आता, हमें इससे गरज नहीं है, सब्जेक्ट के लिए ये ज़रूरी है तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। पुराना ओल्ड ये सिस्टम है, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल आप देखते हैं हमारे यहाँ तो नहीं, बाहर की दुनिया के जितने भी सिलेबस बनते हैं वो सारे एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। बच्चे जो है खुद जो है चीज़ों को परफॉर्म करते हैं और एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है उसके जो है फीचर्स की तरफ आते हैं जी। इट इज मोस्ट ओल्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ curriculum. In this type knowledge is presented in the form of subjects. All subjects are isolated, तमाम सब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये क्या चीजें हैं? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। Organization of the subject, contents are selected, organized according to the need of the scientists and researchers या सब्जेक्ट। कंटेंट्स का इंतखाबात किस बुनियाद पे होता है? कि जो साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं, या जो सब्जेक्ट की डिमांड होती है उसके मुताबिक हम मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं। फोकस इज ऑन एक्सप्लेनेशन। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी ज़्यादातर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम चलता है, तो टीचर जो है वो सारा कुछ वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। मैंने पहले बताया सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की खसूसियात वही हैं जो टीचर सेंटर्ड की हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कंपलसरी, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, some subjects are compulsory while other are elective. Experiences are not identical. यहाँ पे तमाम लोगों के एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं दिए जाते। कुछ आर्ट्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ साइंस पढ़ रहे होते हैं। कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स आर प्री प्लान्ड, जो कुछ उनको पढ़ाना पहले से ही प्लान्ड है जी, किताबें बनी हुई हैं वही पढ़नी है। बच्चों की इंटरेस्ट और उनका प्लानिंग में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज आर केयर्ड, अगरचे बच्चों की इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में रखा जाता है कि उनसे पूछ के निसाब बनाया जाए। नहीं, यहाँ बच्चे की इंटरेस्ट का ख्याल तो रखा जाता है लेकिन पूछा नहीं जाता। सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वही निसाब बनाते हैं। टीचर शुड बी एक्सपर्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। इसके अंदर यही होता है कि मैथ का टीचर है, ये बायो का टीचर है, ये उर्दू का टीचर।